हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स फॉर सीडीएस पार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि इज इट पॉसिबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और नॉट। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इज इट पॉसिबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल रिटन क्वालिफाई करना है, या फिर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ठीक है ना। अगर सिर्फ आपका गोल 100 आउट ऑफ 100 लाना है देन इट इज पॉसिबल, देन इसका आंसर है यस। अगर सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना है तो इसका आंसर है नो। ठीक है ना। नो इसलिए कि अगर तुम सिर्फ मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें डालने पड़ेंगे। तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स है विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए। ठीक है ना। तो अब इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि भाई 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। बात यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। हमें सीडीएस के पेपर में मैथ्स में स्कोर कितना है, कितनी हमें मैथ्स के पेपर में नंबर की जरूरत है। देन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स आल्सो। तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। नूव, एवरेज एंड प्रो। देखो भाई, जो प्रो स्टूडेंट है ना, उस बच्चे का ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये है कि भाई उसको जब वो मैथ पढ़ने बैठता है तो उसको मैथ इजीली समझ आ जाता है। बट वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है टोटली डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगर एक प्रो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बहुत ही इजीली 70 तक स्कोर कर सकता है। ठीक है ना। 70 तक अगर उसने स्कोर कर लिया दैट इज द एक्सीलेंट स्कोर फॉर एनी स्टूडेंट। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर रहता है वो 40 के राउंड रहता है। और नूब तो भाई अपना कट ऑफ ही क्वालिफाई करने के लाले पड़ जाते हैं उसको। तो समझ में आ गई बात। अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है वो तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ बच्चों का इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों का जीएस पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों का मैथ्स पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। तो मैं आज बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स पार्ट जो है वो बिल्कुल ही वीक है। स्टिल वो अब आने वाले 7 महीने में वो जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं, वो 0 to 70 कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, 70 जो स्कोर है ना वो एक अचीवेबल स्कोर है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत ज्यादा स्कोर है, बट इट टेक्स एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स, जो कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम है आज की डेट से। अगर मैं आज की डेट से सीडीएस 1 2025 की बात करूं दैट विल बी ऑन 13 अप्रैल 2025। तो ऑलमोस्ट 7.5 मंथ्स अभी भी पड़े हुए हैं। 7 to 7.5 मंथ, तो इतने टाइम में बहुत ही इजिली हम लोग, इजिली इन द सेंस कि अगर तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो, तुम्हें डेली बेसिस पे तो मेहनत करनी ही है, डेली बेसिस पे एफर्ट डालने ही है। ठीक है ना। बट अगर तुम डेली एफर्ट डाल रहे हो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब वो 70 स्कोर हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी, सिलेबस, सीक्वेंस, ये सब चीजें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए यहां पे लेके आया हूं 3S रूल। 3S रूल में सबसे पहले स्ट्रेटेजी, देन सीक्वेंस, देन स्टडी मटेरियल। ठीक है। सीक्वेंस का मतलब है कि भाई हमें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं हमारे एग्जाम की बात करूं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज सबको पता है। 3 पेपर होते हैं, 100 मैथ्स के, 100 इंग्लिश का एंड 100 जीके का।
ठीक है ना। अब हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कुछ बच्चा इंग्लिश में सोच के रखता है कि भाई मैं 80 प्लस स्कोर लेके आऊंगा, कुछ बच्चा जीके में सोच के रखता है कि भाई मैं 60 प्लस स्कोर लेके आऊंगा। ठीक है ना। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ में सोच के रखते हैं कि भाई 70 प्लस या 80 प्लस हम लोग स्कोर करेंगे। ठीक है। बट आज की वीडियो में बार बार बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि सर हमारे बस का तो मैथ है ही नहीं। ठीक है ना। और इवन अगर इस स्ट्रेटेजी को वो बच्चा भी फॉलो करे जो एवरेज है या जो प्रो है, वो अपने डेफिनेटली अपने स्कोर में वो 20 to 30 जो स्कोर है वो इंक्रीज करेगा। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर तुम सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जा रहे हो तो भूल जाओ कि तुम एक अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है ना। यूपीएससी कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाती कि भाई किसी एक चैप्टर से एक कंसेप्ट पे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं। दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अलजेब्रा को उसने ज्योमेट्री में घुसाया होता है, ट्रिग्नोमेट्री को उसने मेंसुरेशन में घुसाया होता है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम को, इनफैक्ट नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को मिक्स करके वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन बना देता है। तो ये तो पहले भूल जाओ। अगर आज की डेट से तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज तो ये प्रण ले लो कि भाई मैथ का सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही करना है हमने, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। जब तक मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ोगे तो 70 तक स्कोर कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। मैथ का पेपर अच्छा ही उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, पूरा सिलेबस जो है वो कवर होगा। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, सबको पता है हमारे मैथ्स के पेपर में दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। जो ये अर्थमेटिक वाला पार्ट है ये टोटली एफकैट में भी आता है। और अर्थमेटिक से हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स का पेपर बनता है। बाकी का जो पेपर है वो 80 to 75 के बीच में एडवांस मैथ का रहता है। ठीक है। अगर अर्थमेटिक की मैं बात करूं, ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं। परसेंटेज, सीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजिस, ये पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर एंड सिस्टम। एंड एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ ये देख लो, आपको ये 6 चैप्टर दिख रहे होंगे ना। ये दिखने में 6 हैं, बट अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री के अंदर ही कम से कम 5 से 6 चैप्टर अलग से हैं। ठीक है ना। तो नो डाउट ये जो नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये सिलेबस तुम्हें दिखने में छोटा लग रहा होगा, बट ये छोटा नहीं है। इट विल टेक टाइम। जितना टाइम हमें अर्थमेटिक कंप्लीट करने में लगेगा ना, आप ये लगा के चलो कि अगर अच्छे से एडवांस मुझे करना है तो उससे 15-20 दिन ज्यादा ही हमें लगेंगे। ठीक है ना। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ही नूब है, जिनको भाई पता ही कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये तो चलो हमारा सिलेबस हो गया, बट हमें पढ़ना कैसे है, हमारा सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हमें ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि चैप्टर वाइज वेटेज हमारी क्या रहती है। ठीक है। आप यहां पे चेक करना, जो चैप्टर वाइज वेटेज वाली वीडियो है, मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस हमारा क्या रहना चाहिए। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, देखो सबसे पहला चैप्टर तो हमें सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम ये कंप्लीट करना है। आप इस बात को समझना, जो मैथ का क्वेश्चन होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो स्टेटमेंट, एक हमें गिवन दैट से फाइंड आउट तक का रास्ता, तीसरा कैलकुलेशन। और मैं एक बात बता देता हूं, बच्चों को ना इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इस पार्ट में दिक्कत नहीं आती, मतलब आती भी है, बट ये वाले पार्ट की जो दिक्कत है वो जल्दी ही दूर हो जाती है। बट बच्चे इस पार्ट में बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पे ही थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना है। स्टेटमेंट टोटली लैंग्वेज का पार्ट है,
गिवन दैट से फाइंड आउट जो निकालना है वो टोटली लॉजिकल स्किल्स का पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैलकुलेशन जो कि हमारा टोटली मैथ्स का पार्ट है। तो मैथ्स बिल्कुल लास्ट में आती है। अगर तुम मैथ्स के क्वेश्चन की भी बात करो तो 60 टू 60 कह रहा हूं, सॉरी 70 टू 80% उसमें मैथ है ही नहीं, उसमें रीजनिंग है, उसमें लैंग्वेज है। लास्ट के 20-30% में जहां पे हमें आंसर निकालना होता है वहां मैथ्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ ये 4 ऑपरेशन है जो हम लोग जिसे मैथ कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना। तो सीक्वेंस देखो यही होना चाहिए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, उसके बाद ये मैंने बक्से में बंद किए हुए हैं ना, तो तुम कर ये सकते हो कि इन बक्सों में से सबसे पहले कोई भी एक बक्सा उठा सकते हो। बट मेरी सजेशन क्या है, सबसे पहले हमें करना ही है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद हमें करना है, वो शायद दूसरी स्लाइड में चला गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमें ये 2 चैप्टर निपेड़ने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजीज, पार्टनरशिप। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम। देन पांचवें नंबर पे ये एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस सीक्वेंस से जब तुम लोग करोगे, बाकी जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, धीरे धीरे तुम खुद का अपना सीक्वेंस भी बना लोगे। मैं ये नहीं बोला कि मेरे ही सीक्वेंस को फॉलो करो, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए सेंस कि भाई कैसे चीजों को कवर किया जाता है, ठीक है जी। फिर मैं अगर एडवांस मैथ्स की बात करूं, देखो जब तक हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अलजेब्रा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के कंसेप्ट अलजेब्रा में यूज होते हैं। जब तक अलजेब्रा नहीं समझ पाएंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा के कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री जब नहीं होगी तो ज्योमेट्री भी नहीं होगी, ज्योमेट्री नहीं होगी तो मेंसुरेशन भी नहीं होगा। तो इनका तो सीक्वेंस हमेशा यही रहना चाहिए। स्टैट्स का इनसे कुछ नहीं लेना देना, उसे तुम कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा एडवांस मैथ्स का जो सीक्वेंस है वो ये रहेगा, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो देखो भाई, जो बेसिक अर्थमेटिक कंसेप्ट है ना, आप कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर अटेंड करो बस, ठीक है। मोर क्लैरिटी के लिए आप तक्षशिला क्लासेस पे भी अटेंड कर सकते हो। अगर बेसिक एडवांस मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप एनसीईआरटी 9th-10th की और आर डी शर्मा 9th-10th की जरूर कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। फिर अगर हमें पता करना है कि भाई हमारा पैटर्न कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, तो पीवाईक्यू चेक करो। और ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आर एस अग्रवाल करो, तक्षशिला के नोट्स देखो। अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है तो जो ऊपर के पॉइंट है ना, इन्हें जितना हो सकता है उतना ही नहीं, एज मच एज रिपीट करो। थोड़ा सिलेक्शन में और श्योर होना है तो भाई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करो, तक्षशिला की असाइनमेंट करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल दिस स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये चीज याद रखना भाई, डोंट स्किप द बेसिक कंसेप्ट एंड जंप टू शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली, ये कभी भी नहीं करना। बच्चों की दिक्कत यही है, वो हर चीज को इतना आसानी से देखना चाहते हैं कि उन्हें बस जो कोर है, जो बेसिक है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बस हमें कुछ ऐसी दवाई दे दो, ऐसा कोई रामबाण दे दो जिससे बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल एक वार्निंग है कि तुमने डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं जंप करना, पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है। फर्स्ट लर्न द बेसिक कंसेप्ट, देन लर्न द शॉर्टकट ट्रिक। और एक्चुअली में शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं होती, जब तुम्हारी एक अच्छे खासे लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है देन यू विल फाइंड
कुछ जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना वो तुम दिमाग में खुद ही सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे. दैट इज शॉर्टकट ट्रिक, नथिंग एल्स. ठीक है ना. शॉर्टकट ट्रिक भी एक जाल है जिसमें बस बच्चे को लुभाया जाता है और उससे आउटपुट कुछ नहीं निकलता. हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है जी. तो जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा. और जो भी बच्चा ऑफलाइन के लिए अभी क्लासेस ढूंढ रहा है तो हमारा प्रतिज्ञा बैच फॉर सीडीएस 1 2025 स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से. ठीक है ना. अर्ली बर्ड्स के लिए हमारे पास डिस्काउंट भी है. तो जो भी बच्चा आप में से अभी सीडीएस की एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो वो अभी ज्वाइन कर सकता है. ठीक है ना. कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लास नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट होता है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही. बाकी आप हमारा जो है वो इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हो. ई तक्षशिला क्लासेस के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है. ठीक है जी. सो आई होप आपको आज का जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा. आज की वीडियो का जो मेरा मकसद था आपको एक रियलिटी बताना था. ठीक है ना. तो आई होप आपको भी एक रास्ता दिखा होगा कि भाई कैसे हमने तैयारी करनी है कैसे नहीं. ठीक है. तो ऐसे ही मैं यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.